हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपके सामने आ गए हैं हम एक नए वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। और स्वागत है आपका द आर्या एकेडमी में। और मैं हूं आपका डियर पाठक सर। तो बच्चों, इसके पहले जो वीडियो था उसमें हमने ड्यूल नेचर को खत्म किया था। 5 से 6 नंबर का वो चैप्टर वेटेज रखता है। तो अगर आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो जाइए उस वीडियो को देखिए और अपना 5 से 6 नंबर सिक्योर कीजिए बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक आने वाला है, इसलिए हम फटाफट रिवीजन करा रहे हैं और फटाफट के अंदाज में एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ आ गए हैं। तो आज हम लोग जो चैप्टर रिवीजन करने जा रहे हैं वो है एटम। और एग्जाम में ये 5 से 6 नंबर का वेटेज रखता है। ये भी एग्जाम में 5 से 6 नंबर का वेटेज रखता है और बहुत ही आसान चैप्टर ये भी है। बहुत ही आसान चैप्टर है, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, लास्ट तक वीडियो देखना है, ठीक है। और आपको कंप्लीट नोट्स के साथ रिवीजन करा रहे हैं। अपना नोट्स बनाइए, अच्छे से नोट्स को रिवाइज करिए और हमारा वादा है कि आपसे जो वादा किए थे हम वो जरूर पूरा करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर में जो सबसे पहला हेडिंग है दैट इज हमारा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, है ना। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है। और इस एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि एक एटम क्या होता है। आप लोग सब 9th 10th क्लास में, 11th क्लास में, 12th क्लास में सभी ने केमिस्ट्री पढ़ी होगी। केमिस्ट्री में आपने एटम के बारे में जरूर पढ़ा होगा कि एटम क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर जो नहीं जानते हैं उनके लिए हम बता देते हैं कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसमें पूरा का पूरा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा मास एटम के न्यूक्लियस में होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही क्या होते हैं, हैवी होते हैं एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन चूंकि कहाँ होते हैं, बाहर होते हैं। इसीलिए एटम का जब जो 90% से ज्यादा मास है वो कहाँ कंसंट्रेटेड होता है, दैट इज न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो न्यूक्लियस में इंटायर पॉजिटिव चार्ज और उसके बाद जो न्यूक्लियस के बाहर होते हैं अलग अलग डिफरेंट ऑर्बिटल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, न्यूक्लियस में रिवॉल्व करते रहते हैं, राइट। यहाँ तक सबको पता है, ठीक है। देखिए 3 साइंटिस्ट हुए, ध्यान सुनिएगा। 3 साइंटिस्ट हुए, जे थॉमसन, ठीक है। उसके बाद आए आपके रदरफोर्ड आए, उसके बाद आपके बोर आए। तो तीनों ने अपना अलग अलग मॉडल प्रस्तुत किया। तीनों ने अपना अलग अलग मॉडल बताया कि किस तरीके से एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, किस तरीके से किसी एटम का स्ट्रक्चर बनता है और कैसे बनता है। सबसे पहले जे थॉमसन ने बताया कि किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वाटरमेलन की बीज की तरह क्या होते हैं, वाटरमेलन की बीज की तरह डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, है ना। और उन्होंने न्यूक्लियस वगैरह की कोई बात नहीं की थी, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था। तो बहुत ज्यादा जानकारी थॉमसन जो है वो दे नहीं पाए थे। उसके बाद रदरफोर्ड आए, तो रदरफोर्ड ने अपने इस एक्सपेरिमेंट से बहुत सारी बातें ऐसी बताई किसी एटम के बारे में जिसको जानना क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्या, रदरफोर्ड पार्टिकल अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो देखिए रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं उन्होंने, दे डायरेक्टेड द बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इमिटेड फ्रॉम अ बिस्मथ रेडियो एक्टिव सोर्स एट थिन मेटल फॉयल मेड ऑफ गोल्ड। यानी उन्होंने क्या किया, एक थिन मेटल फॉयल ले लिया। मेटल फॉयल का मतलब होता है सोने की चादर ले ली उन्होंने, है ना। उस पर क्या किया उन्होंने, रेडियो एक्टिव बिस्मथ से क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कराई किसी एटम से। और फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या किया, दिया कि भाई क्या क्या ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो देखिए फिगर है, ये सब क्या है, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल है, आपको दिखाई दे रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल सीधे चला गया, ये थोड़ा एंगल पर क्या हुआ, डेविएट हुआ, ये वापस आ गया, ठीक है ना, 180 डिग्री पर। ये 90 डिग्री पे डेविएट हुआ, ये भी थोड़ा डेविएट हो गया और ये भी क्या हुआ, ऐसे निकल गया। तो इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर उन्होंने कुछ कंक्लूजन बताए, कुछ बातें बताई इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर। तो देखिए वो बातें हम लोग समझ लेते हैं वो सब बातें क्या होती है। तो पहली चीज उन्होंने कहा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस थ्रू द एटम विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। यानी बहुत सारे अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो एटम से क्रॉस किए बिना किसी डिफ्लेक्शन के क्या किए, एटम से पास हुए, यानी कि उनको कोई रोक टोकने वाला वहां पे नहीं था। उसके बाद विच कंक्लूडेड दैट, जो कंक्लूड क्या करता है, दैट मोस्ट स्पेस ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। यानी कि किसी भी एटम का जो मोस्ट स्पेस होता है ना, यानी कि एटम मोस्ट स्पेस का मतलब वो पार्ट जो न्यूक्लियस से बाहर है। तो न्यूक्लियस के बाहर जो है यानी ऑर्बिटल, वो पूरा का पूरा स्पेस क्या होता है, खाली होता है, एम्प्टी होता है, वेयर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। इतनी बातें समझ गए।
तो पहला उन्होंने जो बताया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस थ्रू द एटम विदाउट एनी डिफ्लेक्शन व्हिच कंक्लूडेड दैट द मोस्ट स्पेस ऑफ एन एटम इज एम्प्टी वेयर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व। बताओ बेटा, इतनी बातें समझ में आई? तो चल तो हम लोग अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। राइट बेटा, हम लोग का जो अगला पॉइंट बोला जा रहा है उसमें कहा रहा है कि ओनली 0.14% ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड मोर देन 1 डिग्री, यानी कि बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल थे, बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल थे जो 1 डिग्री से ज्यादा पर क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए। एंड 1 in 8000 डिफ्लेक्टेड एट 90 डिग्री, और केवल 8000 अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो क्या हुआ, 90 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हुआ। आपको दिख रहा होगा 90 डिग्री पे क्या हुआ है, डिफ्लेक्ट हुआ है। which concluded that every atom has a dense central core which is known as nucleus. Every atom has a dense central core which is known as nucleus, यानी कि हर एटम के बीच में मिडिल में एक ऐसा सेंट्रल कोर होता है, बहुत हाईली डेंस होता है, बहुत हाईली डेंस सेंट्रल कोर होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। या इनका कहना है कि ओनली 0.14% ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड मोर देन 1 डिग्री एंड 1 in 8000 डिफ्लेक्टेड एट 90 डिग्री, which concluded that every atom has a dense central core which is known as what, nucleus। इतनी बातें समझ में आई? ओके, क्लियर? ओके, तो चलिए हम लोग अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड एट 1 डिग्री। भैया 1 डिग्री का मतलब हुआ ये गया और फिर वापस आया, ये गया फिर क्या, वापस आया। कह रहा है कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड एट 1 डिग्री विच कंक्लूडेड दैट न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, जो कि कंक्लूड करता है कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी आपको पता होगा, अल्फा पार्टिकल भी कैसा होता है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल भी। इनका कहना है कि न्यूक्लियस भी क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, तभी अल्फा पार्टिकल आगे बढ़ा। और तो पॉजिटिवली चार्ज ये है, आगे बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपको पता है रिपल्सन बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वहां लगेगा, तो रिपल्सन बढ़ता जाएगा और फिर कुछ दूर जाके फिर वापस आ जाएगा। यानी कि ये हुआ हमारा कुछ क्या, कंक्लूडेड रिगार्डिंग रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर करके पूछता है, तो इसको जरूर से तैयार करो अच्छे से। कुछ करना नहीं है, बस एक सिंपल सा आपको फिगर याद रखना है और 2-3 मेन पॉइंट आपको क्या करना है, एग्जाम में इंडिकेट करना है। 3 नंबर में आता है ये क्वेश्चन। राइट, तो चलो हम लोग अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। राइट, तो बेटा हम लोग अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है इम्पैक्ट पैरामीटर। भाई इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, ध्यान से देखो कि कह रहा है कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सिस ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज इम्पैक्ट पैरामीटर। बेटा देखो, ये आपका न्यूक्लियस हो गया है ना, ये न्यूक्लियस है आपका। ठीक है, इस न्यूक्लियस का चार्ज हम लोग ZE मान ले रहे हैं। चार्ज क्या मान ले रहे हैं, जेड मतलब क्या, एटॉमिक नंबर हो गया। जेड है क्या बेटा, जेड है क्या, एटॉमिक नंबर, इतना तो पता होगा सबको, एटॉमिक नंबर हो गया। राइट, अब कह रहा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब मान लीजिए कोई अल्फा पार्टिकल है जो न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये हो गया एक्सिस ऑफ न्यूक्लियस हो गया ये। ठीक है, अल्फा पार्टिकल तो आपको पता है कि न्यूक्लियस जो है पॉजिटिवली चार्ज है और अल्फा पार्टिकल भी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो जैसे जैसे नजदीक जाएगा तो इनके रिपल्सन की वजह से ये क्या होगा, डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो जहां से डिफ्लेक्शन लेना शुरू करेगा, वो जो हम लोग गैप ले रहे हैं एक्सिस ऑफ न्यूक्लियस और इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वही कहला रहा है क्या, इम्पैक्ट पैरामीटर। तो देखिए क्या कर रहा है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर and axis of nucleus is known as impact parameter and it is given by b equal to 1/4 pi epsilon naught ZE square by EK और cot थीटा बाई 2। इसका डेरिवेशन नहीं है तो बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है, बहुत पूछेगा आपसे, डेफिनेशन पूछ सकता है और फॉर्मूला पूछ सकता है। भैया EK क्या है, EK क्या है बताओ कोई, EK क्या है भाई, EK इज द क्या है ये, हाँ वेरी गुड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या, ऑफ अल्फा पार्टिकल।
काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, लिखिए क्या हो गया यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल हो गया। अब बेटा थीटा क्या है, थीटा थीटा हो गया एंगल ऑफ क्या, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, थीटा हो गया आपका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, थीटा इसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। इतना समझ में आया? अच्छे से बेटा अच्छे से नोट्स बनाइए, नोट्स को बार बार रिवाइज करिए, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, तो बिल्कुल ध्यान नहीं हटाना है, लगे रहना है यहाँ पे, ठीक है ना। बिल्कुल छोड़ के क्लास नहीं जानी है, क्लास को पूरा करिए, एक शॉट में पूरा वीडियो खत्म करेंगे, पूरा एटम तक आपको चैप्टर तैयार कराएंगे, राइट। देखो आगे अगला सेक्शन हम लोग का अगला टॉपिक है। देखिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, और टॉपिक का नाम है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, जरा इसके बारे में ध्यान जान लेते हैं। तो इसमें कहना है इनका कि व्हेन एन अल्फा पार्टिकल अप्रोचेस टुवर्ड्स न्यूक्लियस, व्हेन एन अल्फा पार्टिकल अप्रोचेस टुवर्ड्स न्यूक्लियस, द मिनिमम डिस्टेंस, द मिनिमम डिस्टेंस, द मिनिमम डिस्टेंस at which kinetic energy of alpha particle converted into potential energy, and कह रहा है कि that minimum distance is known as distance of closest approach, distance of closest approach, ठीक है ना। तो एक बार से फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं। कह रहा है कि when an alpha particle approaches towards nucleus, the minimum distance, कौन सी डिस्टेंस बेटा, मिनिमम डिस्टेंस at which kinetic energy of alpha particle converted into potential energy, into potential energy, and that minimum distance is known as what, distance of closest approach। तो मान लीजिए कि अल्फा पार्टिकल यहाँ पे है, राइट, ये अल्फा पार्टिकल यहाँ पे है, और ये न्यूक्लियस यहाँ पे है, और इस न्यूक्लियस का जो रेडियस है उसको हमने आर नॉट माना है। क्या माना है, आर नॉट। अब कोई अल्फा पार्टिकल देखिए यहाँ पे है, कोई अल्फा पार्टिकल यहाँ पे है जो न्यूक्लियस के सेंटर की तरफ क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। तो जैसे अब अल्फा पार्टिकल भी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, और न्यूक्लियस भी आपका क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो जैसे जैसे ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ अप्रोच करेगा, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, लेकिन जैसे जैसे जाएगा तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स बढ़ता जाएगा। तो रिपल्सिव फोर्स बढ़ने से लगातार इसकी स्पीड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी भाई, यानी स्पीड कम हो रही है, यानी क्या कमी होगी काइनेटिक एनर्जी में, तो काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। लेकिन जैसे जैसे इसके नजदीक जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी जहां कम होगी वही पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। यानी कि अगर हमको कहना रहे तो हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस। यानी कि कह रहा है कि देखिए अल्फा पार्टिकल जब इसके नजदीक जाएगा, यहाँ पर जब अल्फा पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जाकर क्या होगा, रुक जाएगा। यही है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जहां पे इसकी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है। तो इसके लिए देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस। काइनेटिक एनर्जी को ये क्या मान लिया, पोटेंशियल एनर्जी का बेटा फॉर्मूला होता है, सब लोग इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े हैं, क्या होता है, के Q1 Q2 बाई क्या, आर, के Q1 Q2 बाई आर। तो देखिए हमने लिख दिया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, के की वैल्यू रख ली 1/4πε0, Q1 मतलब चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल दैट इज 2e, और Q2 मतलब चार्ज ऑफ न्यूक्लियस जैसे Ze, तो डिवाइडेड बाई आर, यहाँ पे आर नॉट ले लिए हैं। देखो आर नॉट को हमने ट्रांसफर किया यहाँ पे, आर नॉट इधर के चलाया नीचे, के यहाँ पे आ गया, तो फॉर्मूला बन गया 1/4πε0 2Ze² अपॉन क्या, के। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। समझ में आया, बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए, बढ़िया से। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को क्या करो, बैक करके देखो अच्छे से, जब तक कोई टॉपिक तैयार नहीं हो जाए तब तक जाना नहीं छोड़ के क्लास को, बिल्कुल लगे रहो हमारे साथ, और हम वादा करते हैं आपसे पूरा का पूरा एटम में आपको फुल मार्क्स दिलाएंगे, तो लगे रहो, ठीक है। तो चलते अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो बेटा हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, और अगला टॉपिक है वो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। भाई रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल देखें, रदरफोर्ड ने अपने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से कुछ ऑब्जर्वेशन किए, कुछ कंक्लूजन निकाले। अब उस कंक्लूजन के बेसिस पर उन्होंने क्या किया, अपना एटॉमिक मॉडल क्या किया, प्रपोज किया, ठीक है। तो इनका देखो एटॉमिक मॉडल क्या है, बहुत ध्यान से देखो बेटा। कह रहा है कि इट स्टेट दैट एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट। भाई सबको पता है, ये बात कौन नहीं जानता है, ये बात आज के जमाने में आपको पता है ना। आज से 200 साल पहले
ये बातें किसी को नहीं पता थी। आज आपके लिए आसान है, आप जानते हैं क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, राइट। फिर कह रहा है कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन रेडिएट्स इट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कह रहा है कि एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट। ओके, उसके बाद कह रहा है कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन रेडिएट्स इट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, लगातार अपनी एनर्जी को रेडिएट कर रहे हैं, रेडिएट कर रहा है, रेडिएट कर रहा है। किस फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में रेडिएट कर रहे हैं, ठीक है। ड्यू टू विच तो विच यहाँ पे छूट गया बेटा, कोई बात नहीं। ड्यू टू रेडिएशन ऑफ एनर्जी, सही था। ड्यू टू रेडिएशन ऑफ एनर्जी अ कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम इज जनरेटेड। ड्यू टू रेडिएशन ऑफ एनर्जी अ कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम इज जनरेटेड। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब हो गया जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लगातार अपनी एनर्जी को क्या करेगा, रेडिएट करता जाएगा, तो एक क्या बनेगी, एक सीरीज ऑफ कलर्स बनेगी ना, जैसे ब्लू कलर होगा, वायलेट कलर होगा, इंडिगो होगा, ऑरेंज होगा ना, एक सीरीज ऑफ कलर बनेगी। इसी को हम लोग कह रहे हैं क्या, स्पेक्ट्रम कह रहे हैं। इसी को हम लोग कह रहे हैं क्या, स्पेक्ट्रम कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ड्यू टू रेडिएशन ऑफ एनर्जी अ कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम इज जनरेटेड एंड फाइनली इलेक्ट्रॉन कोलैप्स इनटू न्यूक्लियस। और फाइनली जो होता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्या होता है, कोलैप्स होता है। देखो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये घूमता हुआ ऐसे स्पाइरल पाथ बनाते बनाते अंततः न्यूक्लियस में गिर जाएगा, जिससे कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम क्या हो जाएगी, खत्म। जब इलेक्ट्रॉन नहीं रहा तो एटम का है भैया, एटम नहीं एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो एक बार फिर से देखो बेटा, कह रहा है कि स्टेट दैट एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस, जो कि सबको पता है, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट, ठीक है। फिर कह रहा है कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन रेडिएट्स इट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सॉरी, कह रहा है कि जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एनर्जी को रेडिएट कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, जिसके कारण एक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनता है। लगातार कलर की सीरीज निकलती रहती है, लगातार निकलती रहती है ना, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम इज जनरेटेड एंड फाइनली इलेक्ट्रॉन कोलैप्स इनटू न्यूक्लियस। और फाइनली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस में कोलैप्स जाता है। दिस इज द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। लेकिन रदरफोर्ड एटॉमिक, बहुत सारी बातें उन्होंने बताई, लेकिन आप जानते हैं कोई भी चीज 100% क्या होती है, करेक्ट नहीं होती है। तो इनके अंदर भी कुछ कमियां हो गई, है ना, कुछ ड्रॉबैक हो गए। तो देखिए बेटा ड्रॉबैक क्या है इनका, देखिए ड्रॉबैक क्या है। ड्रॉबैक कह रहा है कि इट कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। भाई इनके हिसाब से स्टेबिलिटी ऑफ एटम क्या होती है, खत्म जाती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में अगर कोलैप्स हो गया भाई, तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम तो वैसे भी खत्म हो गई, तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम खत्म हो जाती है। दूसरी बात इन्होंने क्या बोली कि इट कैन नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम, और लाइन स्पेक्ट्रम को भी क्या किए, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि इनके हिसाब से एक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनता है, लेकिन रियलिटी क्या है कि लाइन स्पेक्ट्रम बनती है। वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, स्पेक्ट्रम तो जरूर बनता है लेकिन वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। तो दो बातें जो है वो रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, एक है स्टेबिलिटी ऑफ एटम और दूसरा क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ, ठीक है। तो लाइन स्पेक्ट्रम को भी क्या किए थे, एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई, रुके रहना, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखो, खत्म करके जाएंगे इसे। तो अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, राइट। तो बेटा हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो है बोर एटॉमिक मॉडल। भाई हमने क्या किया, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ लिया, उसके कुछ ड्रॉबैक पढ़ लिए, ठीक है। अब रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को करेक्ट करने के लिए, सही करने के लिए क्या किया, बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। तो जरा देख लेते कि बोर का एटॉमिक मॉडल क्या है बेटा। इनका कहना है कि बोर प्रपोज्ड हिज मॉडल इन 3 पोस्टुलेट। बोर ने क्या किया, अपने मॉडल को 3 पोस्टुलेट के फॉर्म में, 3 पॉइंट्स के फॉर्म में क्या किया, रिप्रेजेंट किया। तो देखिए पहला जो है, पहला कह रहा है कि एवरी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन इट्स लोअर एनर्जी स्टेट। इनका कहना है कि हर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपने लोअर एनर्जी स्टेट में ही क्या करता है, रिवॉल्व कर सकता है, विच इज नोन एज ग्राउंड स्टेट या स्टेशनरी स्टेट, जिसे हम लोग ग्राउंड स्टेट या स्टेशनरी स्टेट कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ अपने लोअर एनर्जी स्टेट में ही रिवॉल्व कर सकता है, सारे एनर्जी स्टेट में रिवॉल्व नहीं करेगा, उसकी जो लोअर एनर्जी स्टेट होगी उसी में रिवॉल्व करेगा, और उस ऑर्बिट को हम लोग बोलेंगे, उस स्टेट को बोलेंगे ग्राउंड स्टेट या फिर क्या, स्टेशनरी स्टेट। तो पहला पोस्टुलेट समझ में आ गया अच्छे से।
ओके, तो चलिए बेटा दूसरे पोस्टुलेट की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग ओनली इन दोज ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग ओनली इन दोज ऑर्बिट in which its angular momentum is equal to some integral multiple of h upon 2 pi। बेटा एंगुलर मोमेंटम मतलब L, और L बराबर होता है mvr। mvr कह रहा है nh अपॉन 2 पाई के बराबर होगा। L बोल रहा है, छूट गया था, इसको हम लिख दिए यहाँ पे। कह रहा है कि L जो होगा एंगुलर मोमेंटम, कोई भी अगर पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन करता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम होता है mvr। और कह रहा है कि जो उसका एंगुलर मोमेंटम है यानी mvr वो क्या होता है nh अपॉन सम इंटीग्रल मल्टीपल h अपॉन 2 पाई के बराबर, यानी h अपॉन 2 पाई देखो हो गया यहाँ पे, और n क्या हो गया, n इज एनी इंटीग्रल मल्टीपल, राइट। ओके, हम लोग बेटा आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स रेडिएट्स एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी को रेडिएट करता है व्हेन इट मेक ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट। ट्रांजिशन का मतलब होता है बेटा क्या, जंप करना, कि जब इलेक्ट्रॉन तभी अपनी एनर्जी को रेडिएट कर देगा सॉरी, इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को तभी रेडिएट करेगा जब वो हायर एनर्जी स्टेट से अपने लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा, तभी। जिसमें देखिए जो उसका जो एनर्जी डिफरेंस है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, यहाँ पे इसका एनर्जी क्या है EF है, ये क्या हो गया इनिशियल। तो जब यहाँ से फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट में ये लोअर एनर्जी हो गया, ये हायर एनर्जी हो गया, तो हायर से जब लोअर में आएगा तभी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी एनर्जी को रेडिएट कर रहा है फोटोन के फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी फोटोन के फॉर्म में क्या करेगा, अपनी एनर्जी को रेडिएट करेगा, यानी EF माइनस EI इक्वल टू h न्यू। न्यू क्या है सॉरी, h क्या है, h बेटा है क्या है ये प्लैंक कांस्टेंट है, और न्यू क्या है, न्यू इज क्या फ्रीक्वेंसी, न्यू क्या हो गई बेटा फ्रीक्वेंसी हो गया। बात समझ में आई? तो अच्छे से एक बार देख लेते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि एवरी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन इट्स लोअर स्टेट विच इज नोन एज क्या, ग्राउंड स्टेट या स्टेशनरी स्टेट, ठीक है। पहली चीज समझ में आ गई। दूसरी कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली दोज ऑर्बिट इन व्हिच इट्स एंगुलर मोमेंटम मतलब mvr इज इक्वल टू सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, यानी mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। ये कंडीशन लगाएंगे तभी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है। और n क्या है, n है नंबर ऑफ ऑर्बिटल, n क्या है नंबर ऑफ ऑर्बिटल, लेकिन केमिस्ट्री में इसे कहेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिजिक्स में इसे कहेंगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल, लेकिन केमिस्ट्री में कहेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। चलिए उसका कोई काम यहाँ पे है नहीं। तीसरा कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स रेडिएट्स एनर्जी व्हेन इट मेक ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को तभी रेडिएट कर सकता है जब वो किसी हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा। जो रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन ऑल द टाइम क्या करता है, रिवॉल्व करते सब अपनी एनर्जी को रेडिएट करता है ना, नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रेडिएट करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, लेकिन एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है। एनर्जी को रेडिएट तब करता है जब वो किसी हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा। इतनी बात समझ आ गई? चलो बढ़िया समझ आ गया। अच्छे से नोट्स बना लो बेटा, बहुत क्विक नोट्स है, मल्टीपल रिवीजन करिए, बार बार को वीडियो देखिए अच्छे से, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ, राइट। तो बच्चों हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, और अगला टॉपिक जो है आपका है वो है रेडियस वेलोसिटी एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। यानी हम अब जो nth स्टेट पता किए हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सारे के सारे स्टेट में रिवॉल्व कर नहीं सकता है, कुछ स्पेसिफाइड स्टेट में ही रिवॉल्व कर सकता है, जैसे कि अपने लोअर एनर्जी स्टेट में। और उसी लोअर एनर्जी स्टेट को लोग क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट कहते हैं या स्टेशनरी स्टेट कहते हैं, ठीक है। अब उनकी बात हम लोग करते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपने nth ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका रेडियस क्या होगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी एनर्जी क्या होगी। इन सारी बातों की हम लोग बातें करने वाले हैं इस टॉपिक में। और आपको बता दूं कि यही एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको थोड़ा सा डेरिवेशन मिलेगा, यानी थोड़ा सा डेरिवेशन मिलेगा, कैलकुलेशन ज्यादा होगा, टफनेस बहुत कम है डेरिवेशन का। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ होने वाला है डेरिवेशन, है ना। तो तैयार है आप लोग, चलते हैं और इस टॉपिक को बहुत अच्छे से बहुत इत्मीनान समझेंगे ना। बिल्कुल भी आप वीडियो की स्किप मत कीजिएगा, टॉपिक को लास्ट तक देखिए, इससे क्वेश्चन फिक्स होते हैं कि इससे क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले रेडियस निकालना है। तो मान लीजिए कि कोई यहाँ पे न्यूक्लियस मान लिए, है ना, न्यूक्लियस कोई एटम है और यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया जिसका चार्ज हमने जेड ही मान लिया,
जेड है, आपको पता है एटॉमिक नंबर है, और ये है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे nth स्टेट में कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका रेडियस क्या है, आर्यन है। इस ऑर्बिट का जो रेडियस है वो आर्यन है। इलेक्ट्रॉन कोई वीएन स्पीड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ऐसे, है ना। तो आपको पता करना है कि रेडियस क्या होगा, ये रेडियस कितनी हो सकती है। तो रेडियस निकालने के लिए देखिए हम लोग पहले क्या लिखे, कूलॉम्स लॉ लगाए, है ना। कूलॉम्स लॉ कहता है कि पहले तो कूलॉम्बिक फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो Q1 की जगह ZE हो गया और Q2 की जगह हमने E ले लिया, तो ZE इंटू E हो जाएगा ZE स्क्वायर, और नीचे होता है डिस्टेंस का स्क्वायर, तो RL स्क्वायर हो गया। और ये हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसलिए जो फोर्स होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स द्वारा बैलेंस होगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv स्क्वायर बाई आर। तो हमने क्या किया यहाँ पे कि nth ऑर्बिट का जो वेलोसिटी vn ले लिया, उसके रेडियस क्या किया, rn ले लिया, ठीक है, इतना समझ में आया। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू बोहर सेकंड पोस्टुलेट, बोहर का सेकंड पोस्टुलेट क्या है, कह रहा है कि एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या, nh/2 पाई। तो हमने क्या किया, बोहर का सेकंड पोस्टुलेट ले लिया। अब ये हमको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, आर्यन कैलकुलेट करना है। दैट्स देखो सबसे पहले क्या करना है, आर्यन कैलकुलेट करना है। तो आर्यन कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वीएन को एलिमिनेट करना पड़ेगा, राइट। देख रहे हैं आपको ना, यहाँ से हमको वीएन को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो आपको जरा सा दिमाग लगाना है भाई कि अगर वीएन को एलिमिनेट करना है, अगर वीएन को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, तो हमको क्या चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर चाहिए, तब से डिवाइड करेंगे और स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा वीएन, क्योंकि भाई दो वेरिएबल है, एक आर्यन है और एक वीएन है। तो दो वेरिएबल एक ही क्वेश्चन रह सकते नहीं है, यानी एक वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना है। अगर रेडियस निकालना है तो आपको जाहिर सी बात है आपको वीएन को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो पहले क्या करते हैं, इस इक्वेशन का स्क्वायर कर लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले बेटा स्क्वायर करिए, तो यहाँ लिख देते हैं स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग स्क्वायर करेंगे बेटा तो जाएगा, देखिए एम स्क्वायर वीएन स्क्वायर आर एन स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। इसको हम लोग इक्वेशन क्या मान ले, थर्ड मान ले, राइट। तो इसको स्क्वायर कर दिए सिंपल तरीके से। अब क्या किए हैं हम, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन थर्ड से क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए डिवाइडेड इक्वेशन थर्ड बाई क्या, इक्वेशन थर्ड। अब बाई हमने थर्ड इक्वेशन में क्या किया है, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड कर रहे हैं। देखिए थर्ड इक्वेशन आपके सामने है, तो एम स्क्वायर वी एन स्क्वायर आर एन स्क्वायर अपॉन ये हो गया डिवाइडेड बाई ये लिख दे एम वी एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या, आर एन, राइट, इक्वल टू पहले इसको लिखना पड़ेगा, तो इसको लिखते हैं एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई, इसको लिखना पड़ेगा। तो देखिए हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जे डी स्क्वायर बाई क्या, आर एन स्क्वायर, राइट। तो देखिए यहाँ तक हो गया। तो बेटा सबसे पहली चीज देखिए क्या है कि ये वाला जो टर्म होगा, है ना, ये वाला टर्म तो कट जाएगा भाई, वी एन स्क्वायर, इसको पहले से काटना है, इसको हम लोग क्या किए पहले से ही काट दिए। तो हमारे पास और एक एम से एक एम भी देखिए कट जाएगा, है ना, कट जाएगा यहाँ पे। तो अब हम देखिए हमारे पास बचा क्या है, ऊपर बच गया एक एम और नीचे आर एन चला जाएगा ऊपर, तो एक एम बचेगा, एक एम बच गया है, आर एन चला गया ऊपर, तो हो गया आर एन क्यूब। देखिए क्योंकि आर एन स्क्वायर पहले भी था और आर एन ऊपर चला गया, तो एम आर एन क्यूब हो गया। अब इसके बाद देखिए अब इसको थोड़ा सा बैलेंस करते हैं हम लोग, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू, अब देखिए ये नीचे वाली क्वांटिटी ऊपर चली जाएगी क्योंकि होल डिवाइडेड में है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये ऊपर चला गया आर एन स्क्वायर बेटा ऊपर चला गया आपका, डिवाइडेड बाई जेड ई स्क्वायर नीचे आया, जेड ई स्क्वायर नीचे आया, राइट। तो देखिए यहाँ पे जो कट रहा था मैंने एम स्क्वायर को काट दिया, एम स्क्वायर से एम कट गया, वी एन स्क्वायर पूरा कट जाएगा। उसके बाद जो बचा मैंने, है ना, इसको मैंने सेम रखा हुआ है, और आर एन यहाँ से देखिए ऊपर चला गया, तो एम आर एन क्यूब बच गया यहाँ पे। उसके बाद ये सेम रह गया, इसको मैंने रिवर्स कर दिया, ये ऊपर चला गया और ये कहाँ आया, नीचे चला है, राइट। अब देखिए यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर से 4 पाई कट जाएगा, एक पाई यहाँ बचेगा, राइट, है ना, और आर एन स्क्वायर से आर एन क्यूब कटेगा तो एक आर एन यहाँ बच गया, है ना। तो देखिए क्या क्या बचा है यहाँ पे, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, है ना, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बच गया ऊपर, और ऊपर एप्सिलॉन नॉट भी बच गया है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट भी बच गया है, और नीचे देखिए पाई बच गया है यहाँ पे एक, और एम एम यहाँ पे चला जाएगा और जेड हो जाएगा ये, और ई स्क्वायर ना, तो एम को यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि एम यहाँ पे डिवाइड हो चुका है। तो ये हमारे पास बेसिकली आर एन का फॉर्मूला है,
तो अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर ये हमारा फॉर्मूला बन गया ना, एक तरीके से हमारा क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, लेट सपोज इक्वेशन नंबर क्या मान लें, 4 मान लें यहाँ पे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो आर्यन है वो आपके एन स्क्वायर बाई जेड के क्या है, एन स्क्वायर बाई जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी आर्यन जो है एन स्क्वायर बाई जेड के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस बात को हमेशा हम लोग याद रखेंगे। अब हम चलते हैं कि हाँ आगे की तरफ है ना, तो ऐसे वैल्यू पुट करते हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा बाबू। आप इसको क्या करिए, अच्छे से पहले नोट कर लीजिए, राइट ना। उसके बाद हम इसको क्या करें, हटाते हैं, वीडियो पॉज करके पहले नोट करिए, फिर हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं, राइट। तो देखिए तो जो आर्यन आया है नव, इसको भी हटा देते हैं। देखिए जो आर्यन आया है, आर्यन में एन स्क्वायर बाई जेड है। एन स्क्वायर बाई जेड को हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। और बचा जो अंदर हमारे पास है, क्या क्या बचा है देखिए, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, एच स्क्वायर बच गया एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर, नीचे हो गया पाई, सॉरी ये बच गया आपका पाई एम, और ई स्क्वायर बचा है, राइट। ये उनकी सारी वैल्यूज रखते हैं यहाँ पे ना, सारी वैल्यूज जरा रखते हैं। तो देखिए एन स्क्वायर बाई जेड ना, सारी वैल्यूज अगर रखे यहाँ पे, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी 8.85 10 पावर माइनस क्या 12 हो गया। और एच की वैल्यू हो गई 6.64 10 पावर माइनस क्या 34 का स्क्वायर हो जाएगा ये, है ना। डिवाइडेड बाई पाई की वैल्यू जाएगी 3.14। मास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 9.1 10 पावर माइनस 31 इनटू ई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10 पावर माइनस 19 का स्क्वायर, तो स्क्वायर यहाँ भी कर देते हैं हम लोग, है ना। अब देखिए इतनी वैल्यू सॉल्व करने में, भाई इतनी वैल्यू सॉल्व करने में किसी की हालत खराब हो सकती है, हमारी भी हो सकती है। ऐसी कोई बात नहीं है कि बहुत आसान है इसको सॉल्व करना, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। तो इसका बेसिक तरीका क्या है कि आप लोग को इसको याद रखना है ना। सबसे अच्छा तरीका कि आप लोग को इसको याद रखना है, पूरी वैल्यूज जो होती है ये सॉल्व करने जाएंगे। अगर ये पूरी वैल्यूज अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो आपको मिलेगा 0.53 इंटू 10 पावर, सीधे से अगर लिखते हैं तो 0.53 इंटू ये बच गया एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम का मतलब 10 पावर माइनस 10 के रूप में आंसर आना चाहिए इसका ना। तो 0.53 एन के पावर एन स्क्वायर बाई जेड। तो अब देखिए अगर कोई बोले कि हाइड्रोजन के फर्स्ट स्टेट का, है ना, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, है ना। तो अगर हमको R1 कैलकुलेट करना, मतलब फॉर हाइड्रोजन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमको अगर R1 चाहिए, भाई R1 कितना होता है, तो पहले क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, अब फॉर हाइड्रोजन एटम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे n बराबर क्या पुट करेंगे, जेड बराबर 1, हाइड्रोजन के लिए जेड बराबर 1। और पहले स्टेट की बात करा तो n बराबर भी क्या हो जाएगा 1, यानी 1 हो गया पूरा, यानी हो जाएगा R1 बराबर 0.53 एंगस्ट्रम। तो 0.53 एंगस्ट्रम क्या हो गया, ये सब लोग कहते हैं बोहर रेडियस। क्या कहते हैं हम लोग, बोहर रेडियस। देखिए यहाँ पे लिख देना है फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है, पुट क्या जेड बराबर 1 एंड एन बराबर भी 1, क्योंकि पहले स्टेट की बात कर रहे हैं। तो एन बराबर 1 पुट करेंगे तो आर एन, यहाँ पे आर एन नहीं रहेगा, R1 हो जाएगा एन की जगह, है ना। तो हो जाएगा R1, तो R1 हो जाएगा 0.53 इंटू 1 स्क्वायर बाई क्या 1, यानी कि 0.53 क्या एंगस्ट्रम। तो 0.53 एंगस्ट्रम आया, यानी यही हम लोग कहेंगे क्या, फर्स्ट बोहर रेडियस, इज कॉल्ड फर्स्ट बोहर रेडियस। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा अच्छे से। वीडियो को पॉज करके बेटा इसको अच्छे से नोट करिए, अच्छे से एक एक चीजों को एक्सप्लेन करने किया है मैंने, और अच्छे से उसको नोट करिए, राइट। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। रेडियस तुमने कैलकुलेट कर लिया ना, रेडियस कैलकुलेट हो चुका है। अब वो कैलकुलेट करनी है क्या, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। क्या करनी है, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो चलिए वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। पहले इसको आप लोग नोट कर लो अच्छे से, ठीक है।
तो फिगर को भी हम हटा देते हैं यहाँ से ना, फिगर कोई खास जरूरत नहीं, हमको रेडियस इसकी जरूरत पड़ सकती है तो इसको भी रहने देते हैं। चलो हम तो वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा बता रहे हैं आप लोग को, बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना है। तो अब जो इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लिखे थे ना, तो हम इक्वेशन 2 लेते हैं ना, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 जो कि बोहर का सेकेंड पॉस्टुलेट है। तो इनका कहना है कि एम वी एन आर एन इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। भैया वी एन आर एन दोनों है तो वी एन निकालते हैं, क्योंकि वी एन पूछा भी है। तो वी एन इक्वल टू हो जाएगा, देखिए एन एच अपॉन 2 पाई एम आर एन। अब देखो फिर वही चीज कि एक ही इक्वेशन में दो वेरिएबल हो नहीं सकते, हमको वी एन चाहिए लेकिन एक वेरिएबल यहाँ पे क्या है, आर एन भी है। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 4 से आर एन की वैल्यू कैलकुलेट करके जो वैल्यू को दिखाई दे रही है यहीं पे रख दें, आर एन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखो वी एन एन एच अपॉन 2 पाई एम और आर एन जो है हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई पाई एम जेड ई स्क्वायर। ठीक है, देखिए पाई एम जेड स्क्वायर, कुछ तो कट जाएगा भैया, इसको काट देते हैं कुछ, तो पाई से पाई देखिए कट गया, एम से एम भी कट जाएगा, एक एन से एन एच से एक एन एच कट जाएगा यहाँ पे ना। देखिए क्या बचा हमारे पास, तो हमारे पास देखिए बचने को तो जेड ई स्क्वायर ऊपर चला गया, यहाँ से ऊपर चला गया, चलिए ठीक है, यहाँ पे यहाँ 2 बच गया, तो 2 और यहाँ पे बच गया एन एच एप्सिलॉन नॉट ना, जेड स्क्वायर अपॉन एन एच 2n एच एप्सिलॉन नॉट, यानी कि हम लोग देखें अगर तो ये हमारा वी एन जो है वो जेड बाई एन को अगर हम अलग कर लें तो ब्रैकेट में हमारा बच गया ई स्क्वायर अपॉन क्या 2h एप्सिलॉन नॉट ना, ई स्क्वायर अपॉन 2j एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए जेड ई स्क्वायर हो गया, ऊपर जेड ई स्क्वायर और कोई गड़बड़ी तो नहीं है, एन एच बच गया, एप्सिलॉन नॉट बच गया, यहाँ पे 2 बच गया, ठीक है सही है। तो ये आपका आया वेलोसिटी, आया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट है ना, nth ऑर्बिट आया वेलोसिटी। अब लोग क्या करते हैं, फिर से आपको दिख रहा होगा कि जो वी एन है वो हमारा क्या है, जेड वाई एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ से, अब इसकी जरूरत नहीं है तो इसको हटाते हैं। अब देखो बहुत ध्यान से देखना है, हमको फिर से वैल्यू पुट करनी है ना नाउ, तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। अब इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं यहाँ पे, या 5 मान लेते हैं नाउ। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो वी एन इक्वल टू, देखिए जेड वाई एन की तो वैल्यू वही रहेगी, जेड वाई एन चूंकि वेरिएबल है ना, अब भाई डिफरेंट एटम के लिए जेड अलग अलग होगा और एन की वैल्यू भी क्या होगी, अलग अलग स्टेट की अलग अलग होगी। तो भाई जेड वाई एन वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है, तो बाकी सब की तो वैल्यू रख ही सकते हैं हम लोग। तो चलिए रखते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया 1.6 10 पावर -19 का स्क्वायर है ना, उसके बाद 2 हो गया और h की वैल्यू हो गई 6.64 10 पावर -34, एप्सिलॉन नॉट हो गया 8.85 10 पावर माइनस क्या 12। वैल्यू रखने में गलती मत करना बेटा, वैल्यू सब सारे कांस्टेंट की वैल्यू अच्छे से याद होनी चाहिए, हालांकि पेपर में दिया भी रहता है ना, तो कोई चिंता वाली बात नहीं, पेपर में भी दिया रहता है, ठीक है ना। तो वी एन इक्वल टू देखिए क्या हो गया, जेड वाई एन। अब इसको पूरे को सॉल्व करना है, फिर वही बात बोलेंगे भाई पूरे को सॉल्व करना बहुत टेढ़ी खीर है ना, कि कैलकुलेशन ऐसा नहीं है कि आपको प्रूफ करना कि कैलकुलेशन हमको आती ही है, भाई सबको पता आपको कैलकुलेशन आती है ना, लेकिन इतना टफ कैलकुलेशन करने जाएंगे कम से कम 4-5 मिनट का समय लेगा ही, ज्यादा भी ले सकता है, 10 मिनट का भी समय ले सकता है ये। तो बेसिकली हमको याद रखनी है वैल्यू, तो जेड वाई एन, ठीक है ना, ये हो गया जेड वाई एन, और इस पूरे की वैल्यू जो आती है ये आती है 2.1 इंटू 10 की पावर क्या 6 है ना, 2.1 10 के पावर 6, यानी वी एन अगर बेसिकली हम यहाँ पे लिखे हैं तो इसको क्या करते हैं कि 2.1 10 के पावर 6 को पहले लिख देते हैं। देखो 2.1 इंटू 10 के पावर 6, सॉरी 2.1 10 पावर 6 है ना, इंटू जेड वाई क्या हो गया एन, ये आया मीटर पर सेकेंड में वेलोसिटी आएगी आपको मीटर पर सेकेंड। आपको ये आपसे पूछेगा भाई हाइड्रोजन एटम के पहले स्टेट की वेलोसिटी कितनी होगी, तो फॉर हाइड्रोजन एटम
पुट क्या, पुट वही चीज जेड बराबर 1 एंड एन बराबर 1, क्योंकि पहले स्टेट की निकाल रहे हैं। देन तो जो V1 आएगा है ना, यहाँ पे 1 हो गया, ये सब 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2.1 इंटू 10⁻�6, यानी कि हाइड्रोजन एटम में जो पहले स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी आ गई Vn इक्वल 2.1 10⁻6 आ गई, राइट। इतना समझ में आया? इसको अच्छे से बेटा नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट करिए। और हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, यानी कि हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्या, एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। बहुत अच्छे से नोट करिए इसको, वीडियो को पॉज करिए, राइट। अपना नोट्स खुद से बनाओ, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करो, ठीक है ना। चलो तो कैलकुलेट करेंगे हम लोग एनर्जी, है ना। हमको Vn और Rn दोनों याद रखना है कि Vn कितना है था, Rn कितना था, मिटा दिया यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, अब एनर्जी कैलकुलेट करनी, राइट। एनर्जी में हम डायरेक्टली टोटल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं ना। जो टोटल एनर्जी होगी E इक्वल टू हो जाएगा K प्लस क्या यो, यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या, पोटेंशियल एनर्जी। एनथ स्टेट में काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या, पोटेंशियल एनर्जी होगी, है ना। तो K प्लस यू कर दिए। अब K को लिख सकते हैं हम लोग 1/2 mVn स्क्वायर, प्लस यू को लिख सकते हैं, यू को कितना लिखेंगे भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई Rn, है ना भाई। आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी ना, ये nth स्टेट की एनर्जी निकाल रहे हैं तो nth कर देते हैं यहाँ पे 1/2 m। देखिए Vn की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं हम लोग, तो डायरेक्टली हम लोग Vn यहाँ पे रखेंगे, तो जाएगा Z/n, है ना, अंदर हो जाएगा E स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर हो गया, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 है ZE और ये माइनस सी, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में होता है, तो यहाँ मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं, हमको जो चार्ज दिया वही लेना भाई, ठीक है ना। और Rn हो जाएगा, Rn की वैल्यू हम पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं, आप लोग पीछे से भी रिवाइंड कर सकते हो एक बार, है ना। तो हमको याद है तो हम डायरेक्ट यहाँ रखते हैं Rn की वैल्यू, तो Rn हो जाएगा, देखो Rn की वैल्यू तुमको भी याद नहीं, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m ZE स्क्वायर, पाई m ZE स्क्वायर, है ना। n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट पाई m ZE स्क्वायर, कितना हो गया। क्या कुछ मिस्टेक है यहाँ पे, क्या Rn की वैल्यू पुट करने में कोई दिक्कत है? Rn की वैल्यू कितनी होती है भाई, हम भी भूल रहे हैं थोड़ा सा। Rn की वैल्यू फिर चेक कर लेते हैं, पाई m Z स्क्वायर टू द पावर 4, और ठीक है Z स्क्वायर, सही है, ठीक है ना, सही है। चलो तो अब देखो, अब क्या हो गया यहाँ पे En, देखो ऊपर हो गया Z स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो ऊपर देखिए m है, पहली बात, यहाँ होगा Z स्क्वायर, यहाँ होगा e टू द पावर 4, राइट। नीचे हो जाएगा, देखिए 2 का स्क्वायर होगा तो 4 और 4 2 जा 8, तो 8 हो गया ना, 8 यहाँ पे स्क्वायर होगा तो n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, राइट, इतना हो गया। चलिए यहाँ माइनस वाला यहाँ चला आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 1/4 पाई, है ना, 1/4, देखिए पाई से पाई हम काट देते हैं, पहली बात तो पाई तो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, और कुछ कटेगा नहीं, ठीक है। अब यम जेड स्क्वायर ई को ऊपर ले जाते हैं, देखिए हो जाएगा यम जेड ऊपर भी है तो जेड और जेड मिलकर जेड स्क्वायर, और ई स्क्वायर यहाँ से ई स्क्वायर मिलेगा तो ई टू द पावर 4, और ये हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर ना, और एप्सिलॉन नॉट, तो स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी 2 है चुकी, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक तो हो गया, इसको हटाते हैं हमें,
डेरिवेशन है बेटा, डेरिवेशन बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, बहुत आराम से, बहुत इत्मीनान से, नहीं तो गलत होने के पूरी चांसेस है। अब EN हमको क्या करना है, देखिए निकालना है। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, देख घटाने का तरीका बहुत ही कैजुअल है। और कैजुअल कैसे है कि ये जो जितने वेरिएबल आपको दिखाई दे रहे हैं पहले उनको बाहर निकालिए। तो जब बाहर निकालेंगे ब्रैकेट से, देखिए mz² e⁴ डिवाइडेड बाई n² h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, तो अंदर बच जाएगा 1/8 अब माइनस क्या 1/4। अब इसको सॉल्व करना सबके लिए आसान है कि 1/8 देखिए क्रॉस मल्टीप्लाइड अगर करते हैं तो 4 और यहाँ पे 8 यानी 4 - 8 ऊपर गया -4, -4 डिवाइडेड बाई 32, तो -4 डिवाइडेड बाई 32 काटेंगे तो कितना होगा -1/8, यानी इस पूरे का आंसर जो आएगा वो हो जाएगा -1/8 है ना। तो डायरेक्ट हम अगर लिखेंगे इसको तो mz² e⁴ डिवाइडेड बाई 8 तो है ही n² h² और क्या एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, राइट ना। तो हम सीधे 8 को ऐसे लिख देते हैं, तो 1/8 हमारा ऐसे भी हो गया। तो इतना हमारा क्या आया EN आया, इतना हमारा क्या आ गया EN आया। चलिए इसका भी यूज हम लोग आगे करेंगे कहीं, तो इसको भी एक फॉर्मूले के रूप में हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे, और इसको कुछ इक्वेशन कुछ मान लेते हैं। मेरे ख्याल से इक्वेशन 6 हो जाना चाहिए ना, 6 ही होगा ना। हाँ वेरी गुड, 6 होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा ना, बहुत इत्मीनान से कर रहे हैं बेटा, आराम से करना है इसको है ना, बहुत इत्मीनान से करना है, ठीक है ना। अब चलते हैं और एक काम करते हैं यहाँ पे पहले EN इक्वल टू ना, EN इक्वल टू mz² e⁴, ये तो किसी भी एटम के लिए क्या है ट्रू है। अब स्पेशली फॉर हाइड्रोजन एटम की बात करना है ना, फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम की बात कर अगर हम लोग कर लें, या फिर पूरा निकाल लें, या फिर अगर हम लोग पूरा निकालने जाएंगे तो z² को बाहर करना पड़ेगा, z² क्या करना पड़ेगा, बाहर करना पड़ेगा। तभी रहने देते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम पुट z बराबर 1, देन EN हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 हो गया, तो बेसिकली हम लोग का बन गया -m e⁴ डिवाइडेड बाई 8n² h² एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। हम लोग क्या करते हैं इससे बेटा, सिंपल चीज कि CH से मल्टीप्लाइड करते हैं, CH ऊपर भी नीचे भी ना, CH से मल्टीप्लाइड करते हैं, कोई कांस्टेंट है, CH स्पीड ऑफ लाइट है और H क्या है प्लाइन कांस्टेंट है। तो अगर CH से मल्टीप्लाइड करेंगे ना तो यार देखिए क्या क्या बनेगा, तो इस CH को अंदर ले आते हैं, -m e⁴ डिवाइडेड बाई 8n² हो जाएगा CH³ है ना, C का यहाँ पे आया और ये ऐसे मिल के H³ हो गया एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू CH हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब इस पूरे को हम लोग कहते हैं, ठीक है, और हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं n² को बाहर निकालते हैं यहाँ से, तो 1/n² है ना, और यहाँ पे 8, ठीक है। तो बेसिकली हमारा हो गया देखिए इतना पार्ट, ये हो गया हमारा इतना पार्ट ना, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे। हाँ CH को हम लोग थोड़ा दूर कर लेते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे लिखते हैं है ना। तो देखिए -1/n² और इस पूरे को हम लोग कहते हैं RCH, इस पूरे को कहते हैं R, ये जो क्वांटिटी आपको दिखाई दे रहा है m e⁴/8 CH³ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, इसे कहते हैं R। यानी कि हम लोग को जो मिला है इसको हम लोग सिंपल वे में लिखे जाए -RCH बाई क्या n², -RCH बाई n²। देखिए जो R है ना, ये समझो पर थोड़ा सा ना, जो R है इसे हम लोग कहते हैं रीडबर्ग कांस्टेंट। एक रीडबर्ग साइंटिस्ट थे तो उन्हीं के ऑनर में रखा गया इसका नाम रीडबर्ग क्या, रीडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है ना।
रीड वर्क कांस्टेंट हो गया। बेटा इनकी जब वैल्यू आप रखोगे तब वैल्यू रखोगे पूरे की, क्योंकि सारा कांस्टेंट सबकी वैल्यू आपको पता ही है। तो इसकी जो वैल्यू आती है 1.09 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स आती है। इसकी वैल्यू जो है आपको याद रखना है। कैलकुलेट भी कर सकते हैं, देखो चाहो सबकी वैल्यू यहाँ रखो, कैलकुलेट करो तो आर की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट आपको याद रखनी है। तो 1.09 10⁻7 या मोटी मोटा हम लोग 1.1 भी ले सकते हैं ना, 1.1 10⁻7 मीटर इनवर्स होती है। ये रीड वर्क की वैल्यू आपको याद रखनी है। इतना समझ में आया? तो इतना समझ में आया तो इतना नोट करिए। ये क्वेश्चन नंबर बेटा इसको कुछ मान लेना, इसको हम लोग 6 मान लेंगे क्वेश्चन ना, 6 मान लेते हैं। 6 हो गया, 7 मान लो, 7 हो गया, ठीक है ना। इतना नोट करिए, वीडियो को पॉज करके अच्छे से, कोई लापरवाही नहीं करनी, ठीक है ना। तो चलो हम लोग थोड़ा सा काम को आगे बढ़ाते हैं, इसके बाद लेते हैं जो EN है, आप लिखे हुए माइनस क्या, RCH डिवाइडेड बाई N स्क्वायर। अगर इस सबकी वैल्यू रखी जाए ना, माइनस RCH डिवाइडेड बाई N स्क्वायर, सबकी वैल्यू रखो। R की वैल्यू रखते हैं 1.09 10⁻7, C की वैल्यू 3 10⁻8, ठीक है। H की वैल्यू होगी 6.64 10⁻34 डिवाइडेड बाई समथिंग आएगा ये N स्क्वायर ना, माइनस तो है ही, ठीक है। N स्क्वायर, अब N कंफर्म नहीं है तो N को रहने देते हैं N स्क्वायर, ठीक है। अभी जो कि एनर्जी है सबकी, और सब देखो SI यूनिट में है, सबकी जब वैल्यू पुट करोगे तो जूल में आएगा, दिस कम्स इनटू जूल ना। अब ये जूल में आएगा और जूल से हमको लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। आपको पता होगा जब किसी एनर्जी को जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होता है तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से क्या करते हो, डिवाइड करते हो। इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करते हैं, मतलब हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दिया इसमें ऐसे, और ये पूरी की पूरी वैल्यू हो गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट। डिवाइड करने से पहले ये जूल में था, जैसे जैसे डिवाइड करेंगे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो EN आएगा ये आएगा -13.6 बाई N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस पूरी को सॉल्व करने पर कितना आएगा, -13.6 बाई N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है हाइड्रोजन एटम के nth स्टेट की एनर्जी, यानी कि अगर 1 पुट करेंगे तो पहले स्टेट की एनर्जी मिलेगी, 2 पुट करेंगे दूसरे की मिलेगी, 3 पुट करेंगे तीसरे की मिलेगी, यानी कि ये nth स्टेट की एनर्जी होगी, राइट। हम स्पेशली फॉर हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, स्पेशली फॉर हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। इतना समझ में आ गया अच्छे से। तो ये बेटा हम लोग का डेरिवेशन बेसिकली क्या हो गया, खत्म हो गया। जो हमारा डेरिवेशन हमारा मेन था उस डेरिवेशन को हमने क्या किया, यहाँ पे खत्म किया है। आप इसको अच्छे से नोट करो और हम लोग क्या करते हैं, फिर चीजों को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर दो और हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, राइट। तो बेटा हम लोग आ चुके हैं एक दूसरे टॉपिक में, और टॉपिक का नाम है एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट होते हैं, है ना। अब डिफरेंट डिफरेंट स्टेट की जो एनर्जी होती है, हालांकि देखिए हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन अब वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट है। कोई इलेक्ट्रॉन अगर पहले स्टेट में है उसकी एनर्जी क्या होगी, कोई इलेक्ट्रॉन दूसरे स्टेट पे चला गया, तीसरे में चला गया, चौथे में चला गया, तो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स है। तो हाइड्रोजन एटम के यहाँ डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स की बात यहाँ पे देखिए की गई है। तो पहली चीज की एनर्जी nth स्टेट का देखिए फॉर्मूला है यहाँ पे आपका, है ना। En बराबर -13.6 बाई N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने E1 निकाल लिया, N बराबर 1 पुट करने में पहले स्टेट की एनर्जी, मैंने दूसरे स्टेट की एनर्जी निकाल ली, मैंने तीसरे की निकाल ली, चौथे की निकाल ली, और क्या की, ऐसे मैंने पांचवें स्टेट की एनर्जी निकाल ली। और यहाँ पे एक एनर्जी लेवल डायग्राम मैंने क्या किया, बनाया है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक एनर्जी लेवल डायग्राम यहाँ पे है। इनके बीच में गैपिंग थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि देखिए ये -13.6 है, -3.4 है, तो थोड़ा सा गैपिंग ज्यादा है, तुमने गैपिंग ज्यादा रखी है। यहाँ पे थोड़ी गैपिंग और कम है, यहाँ पे थोड़ी और कम है, फिर होते होते इनफाइनाइट तक चला गया है। तो इनफाइनाइट में एनर्जी जीरो हो जाएगी, क्योंकि आप यहाँ पर अगर n बराबर इनफाइनाइट पुट करोगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो पहले इस बात को समझते हैं कि एक्साइटेशन स्टेट क्या होता है। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या हुआ कि दैट इज द लोअर एनर्जी स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये कोई इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में ही रहना पसंद करता है हमेशा, होम स्टेट में, जैसे अपने घर में रहना पसंद करते हैं, है ना। तो वैसे ही जो सुकून इलेक्ट्रॉन को मिलता है उसके फर्स्ट ऑर्बिट यानी ग्राउंड स्टेट में ही मिलता है। जब इलेक्ट्रॉन को यानी जब एटम को कहीं बाहर से एनर्जी मिलती है, किसी बाहर से एनर्जी क्या मिलती है, ठीक है, तो वो एटम क्या होता है, एक्साइटेड होता है। एटम एक्साइटेड होने का मतलब कि उसका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने ग्राउंड स्टेट को छोड़ के किसी हायर स्टेट में जाएगा।
अपने ग्राउंड स्टेट को छोड़कर किसी हायर स्टेट में जाएगा। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ बेटा, कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखेंगे। मैंने कहा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन, हर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अपने ग्राउंड स्टेट में रहता है ना, अपने स्टेशनरी स्टेट में रहता है, और वो कहलाता है ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम, ठीक है ना। तो अब कोई इलेक्ट्रॉन को वहां से एनर्जी मिल गई, इलेक्ट्रॉन को मिलने का मतलब कि एटम को मिल गई एनर्जी। जब किसी एटम को एनर्जी मिलेगी तो एटम में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन होगा उस क्या करेगा, एनर्जी को गेन करेगा और किसी हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, अपने लोअर एनर्जी स्टेट से किसी हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा। लेकिन वहां पर है ना, लेकिन वहां पर ओनली 10⁻⁻8 सेकेंड के लिए स्टे करेगा ना, ओनली 10⁻⁻8 सेकेंड के लिए वहां पे क्या करेगा, स्टे करेगा। और फिर क्या करेगा, अपने ओरिजिनल स्टेट में क्या आएगा, वापस आएगा, फिर अपने ओरिजिनल एनर्जी स्टेट में क्या करेगा, वापस आएगा। इतने के बाद भाई सबको अपना घर सबको प्यारा होता है, तो आदमी थक हार के अपने घर में ही तो आता है। तो यही काम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन भी करता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपने हायर एनर्जी स्टेट से जिसमें भी गया हो तो उसे बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट ना। अब किसी भी अपने ग्राउंड स्टेट से किसी भी एनर्जी स्टेट में जा रहा हो, दैट इज योर एक्साइटेड स्टेट। लिखिए यहाँ पे लिखे हैं n बराबर 1 है, जिसे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, और ये ग्राउंड स्टेट है। ये क्या है सॉरी, ये ग्राउंड स्टेट है। इसके बाद n बराबर इनफाइनाइट को छोड़ के बाकी जितने स्टेट हैं दैट इज योर एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके हमेशा हायर स्टेट में गया है। और n बराबर इनफाइनाइट का मतलब आयनाइजेशन स्टेट हो गया है। आयनाइज होने का मतलब इलेक्ट्रॉन उस एटम से ही बाहर निकल गया है, यानी बहुत दूर चला गया इलेक्ट्रॉन, उसकी वापसी पॉसिबल नहीं है। तो हालांकि ये तो कंडीशन बहुत है, जैसे आप आयनाइजेशन जानते हैं कि सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो सोडियम प्लस बना लेता है, आयनाइज हो गया एटम, वही बात यहाँ पे है। तो मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन है, लेट्स सपोज कोई इलेक्ट्रॉन है कि जो n बराबर 1 से n बराबर 4th स्टेट में गया है, यहाँ पे चला गया कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन चला गया n बराबर 1 से एक्साइटेड हुआ एनर्जी, और कितनी एनर्जी मिलेगी भैया, कितनी एनर्जी मिलेगी कि ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा। और तो उस एनर्जी के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा ई अगर हम लोग निकालेंगे तो लिखेंगे क्या, हम लोग E4 में से क्या करेंगे, E1 को हटा देंगे ना। तो जितनी एनर्जी, देखिए E1 कितना है, -0.85 है, और ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसको अगर माइनस करेंगे तो 13.6 हो गया, माइनस क्या 0.85 हो गया, ये आ जाएगा 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। यानी कि जब किसी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट में है तो उसको जब 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिलेगी, तभी वो क्या करेगा, अपने हायर एनर्जी स्टेट चौथे में जाएगा, चौथे में जाएगा। यानी कि तीसरे में जाना है तो इन दोनों एनर्जी डिफरेंस के बराबर एनर्जी गेन करने पड़ेगी, दूसरे में जाना है तो इन दोनों, ऐसा नहीं कोई भी एनर्जी मिलेगी चला जाएगा है। जब सफिशिएंट एनर्जी मिलेगी तभी वो क्या करेगा, एक्साइटेड होगा, तभी ट्रांजिशन करेगा, है ना। तो मान लीजिए कि इतनी एनर्जी मिली और क्या हुआ, n बराबर 1 से n बराबर चौथा में चला गया। अब वो क्या करेगा, n बराबर 4 में जाकर केवल 10⁻⁻8 सेकेंड के लिए क्या करेगा, स्टे करेगा। अब फिर से क्या करेगा, अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए वापस आएगा। और वापस आने कई तरीके हो सकते हैं, देखिए या तो चौथे से तीसरे में आए, तीसरे से दूसरे में आए, और दूसरे से पहले में आ जाए, है ना। या तो फिर ऐसा कर सकता है कि चौथे से तीसरे में आए और तीसरे से डायरेक्ट कहाँ चला है, पहले में आ जाए, है ना। या तो ऐसा कर सकता है कि चौथे से तीसरे में आए, है ना, या चौथे से दूसरे में आए और दूसरे से फिर कहाँ चला जाए, पहले में चला जाए, या फिर डायरेक्ट वो चौथे से पहले में आ जाए। भाई जाने के रास्ते नहीं है उसके पास, है ना, जाने के केवल एक ही रास्ता है, लेकिन आने के मल्टीपल रास्ते हो सकते हैं। जैसे कि पहला हो गया ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, और ये छठवां, यानी कि छह रास्ते इसके पास है आने के लिए। ऐसे 5 में जाएगा तो भी यही तरीका अपनाएगा, जितने रास्ते होंगे उतने रास्ते से क्या करेगा, वो अपने होम में रिटर्न करेगा, अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा। तो इसे कहते हैं नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन है। देखिए नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन 1 2 3 4 5 6, तो ये होगी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। और नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन को निकालने का बेटा तरीका आसान है। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, तो उसका तरीका है n बराबर n इंटू n-1 बाई क्या 2, n बराबर n इंटू n-1 बाई 2। जैसे कि मान लीजिए कि पहले से चौथे में क्या है, तो 4 इंटू 2 3, तो 4 इंटू 3 हो गया 12, 12/2 मतलब 6, यानी कि 6 आया है। तो यानी कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन आप इस फॉर्मूले से भी क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। अदरवाइज अगर एग्जाम में बनाने के लिए आता है तो आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। तो पहली बात समझ आएगी कि भाई एक्साइटेड स्टेट क्या है। एक्साइटेड स्टेट मतलब n बराबर 1 को छोड़ के
है ना, इनफाइनाइट की वाले बात ही नहीं करनी हो तो बहुत अलग बात हो गई। तो n बराबर 1 को छोड़ के बाकी सारे क्या है, एक्साइटेड स्टेट है। जैसे कि n बराबर 2 को कह लेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n बराबर 2 क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। n बराबर 3 क्या है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है। n बराबर 4 क्या है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट है। ये तो अलग अलग क्या है, एक्साइटेड स्टेट यहाँ पे बनेंगे इलेक्ट्रॉन के, राइट ना। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखिए, तो जब तक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी नहीं मिलेगी, यानी 0 केल्विन टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन अपने होम स्टेट में रहेगा, अपने ग्राउंड स्टेट में रहेगा, अपने स्टेशनरी स्टेट में रहेगा, तो जब उसको एनर्जी मिलेगी बाहर से तब वो एक्साइटेड होगा, और एक्साइटेड होकर किसी हाई एनर्जी स्टेट में जाएगा और वहां पे केवल 10⁻⁸ सेकेंड के लिए रुकेगा और फिर क्या करेगा, अपने एनर्जी को रिलीज करता हुआ क्या करेगा, फिर से वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। और ये सब डिस्क्रीट एनर्जी लेवल कहलाते हैं हाइड्रोजन एटम के। तो ये तो क्या है, अलग अलग डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है, अलग अलग क्या है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है। बेटा आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है ना। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। बेटा देखिए, हमारा अगला टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। यानी हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है क्या, पहले उस बात को हम लोग क्या करते हैं समझ लेते हैं कि भाई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का मतलब कि मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन जो है किसी लोअर एनर्जी स्टेट से किसी हाई एनर्जी स्टेट में चला गया है कि नहीं। अब वो क्या करेगा, ट्रांजिशन करेगा अपने लोअर एनर्जी स्टेट में आने का। तो जब लोअर एनर्जी स्टेट में जब आएगा तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के क्या करेगा वो, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के वो फोटोन इमिट करेगा। जिसको फोटोन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसे कहेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स पे क्या करेगा, फोटोन को इमिट करेगा। इन्हीं फोटोनों को हम लोग कहते हैं क्या, इन्हीं फोटोनों को हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम मतलब ग्रुप ऑफ कलर्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ कलर्स। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो वही कह रहा है कि भाई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी स्टेट, हायर टू लोअर एनर्जी स्टेट, इट रेडिएट्स इट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। फोटोन में मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में क्या करेगा, फोटोन को इमिट करेगा, है ना। दिस फोटोन इज नोन एज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रल लाइन। इन्हीं फोटोनों को हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या फिर क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रल लाइन कहते हैं। और इनका जो वेवलेंथ है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। अब देखो, अब ये जो कहां से आया है, ये आपको याद हो गया, बोहर का थर्ड पोस्टुलेट। बोहर का थर्ड पोस्टुलेट कहता है बेटा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन फाइनल से, है ना, यानी हायर एनर्जी स्टेट, इसको हम फाइनल मान लिए, तो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आ रहा है, तो अपने एनर्जी डिफरेंस के बराबर एनर्जी के एक फोटोन को इमिट करेगा। आपको पता हो कि फोटोन की जो एनर्जी होती है एच न्यू, यानी फोटोन की एनर्जी होगी और ये फाइनल माइनस इनिशियल क्या है बराबर, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या करे, फाइनल एनर्जी स्टेट से अपने इनिशियल एनर्जी स्टेट पे क्या है, वापस आ रहा है। बात समझ आई। देखिए फाइनल माइनस क्या, इनिशियल। तो एच न्यू और न्यू को ले दिए, यानी एच न्यू को लिख सकते हैं एच सी बाई लेमडा। एनर्जी ऑफ एनथ स्टेट हम लोग बात कर चुके हैं, ये फॉर्मूला होता है me⁴ 8 n स्क्वायर। तो हमने n को n फाइनल मान लिया यहाँ पे, और ये सेम है, और यहाँ पे इनिशियल मान लिया। यहाँ पे जो कांस्टेंट था मैंने उसको बाहर निकाल लिया। देखिए me⁴ 8 h स्क्वायर, और ये तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये मैंने पहले लिख दिया, इसको क्या किया मैंने बाद में लिख दिया है। तो देखो बेटा, आप CH को मैंने ट्रांसफर किया है, तो CH यहाँ ट्रांसफर होकर यहाँ पे CH³ देखिए हो गया, तो CH³ हो गया। बाकी अब आपको पता है कि इस पूरे को हम लोग कहते हैं क्या, कांस्टेंट R, दैट इज रीडबर्ग कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू ये होती है, यानी 1/λ = R 1/ni² - 1/nf²। अच्छे से आपको याद रखना है, अच्छे से आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि अभी हमको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। अगले टॉपिक में, अगले सेक्शन में हमको क्या करेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो बस हम लोग चैप्टर के एंड की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। कोई डाउट होगा बेटा तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर मेंशन करना, मैं उस डाउट को क्लियर करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है, राइट। तो इसको नोट करिए। तो बेटा हम लोग, आप लोग कहीं जाइए नहीं, बस हम लोग लास्ट टॉपिक के चैप्टर के एंड की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं, और अभी हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ रहे थे। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अभी भी वही टॉपिक सेम चल रहा है कि देखिए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है किसी हायर एनर्जी स्टेट में लोअर एनर्जी स्टेट में आता है, तो अभी हमने बताया कि वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के स्पेक्ट्रल लाइन रिलीज करता है, जिसे हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब उस स्पेक्ट्रम को हम लोग जो लाइन्स, वो जो अलग अलग लाइन जो क्या रीच कर रहा है इलेक्ट्रॉन, वो क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सीरीज से बिलोंग करेंगे। तो कह रहा है द स्पेक्ट्रल लाइन बिलोंग्स टू डिफरेंट सीरीज विच आर,
तो पहले देखिए कि हम लोग क्या किए कि देखिए 5 तरह की सीरीज होती है, लाइमन सीरीज होती है, बामर सीरीज होती है, पास्चन होती है, ब्रैकेट होती है और फुल सीरीज होती है। हमने क्या किया, इनको अलग अलग एनर्जी लेवल पर डिवाइड कर लिया है, 1 2 3 ऐसे मैंने बनाया, इन्फिनाइट तक जाता है। तो अगर देखिए इलेक्ट्रॉन अगर सेकेंड ऑर्बिट से, सेकेंड स्टेट से अगर पहले स्टेट में आ रहा है, वो कहीं से भी, चाहे सेकेंड से, चाहे थर्ड से, चाहे फोर्थ से, चाहे फिफ्थ से, कहीं से भी अगर क्या आ रहा है, पहले स्टेट में आ रहा है, तो सारी की सारी जो स्पेक्ट्रल लाइन होगी वो लाइमन सीरीज से बिलोंग करेंगी। वो सारी की सारी स्पेक्ट्रल लाइन क्या होंगी, लाइमन सीरीज से बिलोंग करेंगी। तो देखिए इफ एन एफ बराबर 2 3 4 कहीं से भी आ जाए, है ना, टू एन आई इक्वल टू 1 में आना है, ठीक है। तो लाइमन सीरीज से बिलोंग करेगी, उसका वेवलेंथ का फार्मूला 1 बाई लेमडा इक्वल टू आर 1 बाई एन आई स्क्वायर, तो एन आई फिक्स हो गया है 1, तो 1 बाई -1 बाई एन एफ स्क्वायर, एन एफ कुछ भी हो सकता है ना, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। और इस सीरीज की जो लाइनें होंगी वो बिलोंग करेंगी अल्ट्रा वायलेट रीजन से, अल्ट्रा वायलेट रीजन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अल्ट्रा वायलेट रीजन से बिलोंग करेंगी। इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी स्टेट से दूसरे में आ रहा है, दूसरे में आ रहा है, तीसरे चौथे कहीं से भी दूसरे आ रहा है, तो वो बामर सीरीज कहलाएंगी। तो बामर सीरीज के लिए देखिए फॉर्मूला हमारे पास है, एन एफ इक्वल टू 3 4 5 कहीं से भी आ जाए, बट एन आई फिक्स है कि दूसरे में आना है। तो एन आई की जगह मैंने 2 लिख दिया है, 1 बाई लेमडा सेम फॉर्मूला, जहाँ पे एन आई 1 था यहाँ पे एन आई 2 है, और एन एफ बराबर 3 4 5 कुछ भी लिख सकते हैं। और ये जो स्पेक्ट्रल लाइन होगी ये बिलोंग करेंगी विजुअल रीजन से। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तैयार हो गया ऐसे, क्या है कि बामर सीरीज में विजुअल रीजन से, यानी बामर सीरीज की जो लाइनें होती हैं वो किस रीजन से बिलोंग करती हैं, दैट इज योर विजुअल रीजन से, ठीक है। इसी तरह अगर तीसरे में आ रही है कहीं से हाइट, कहीं से भी हायर एनर्जी स्टेट में कहां से आ रही है, तीसरे में आ रही है, तो पास्चन भी कहलाएगा। तो पास्चन में देखिए सेम चीज मैंने यहाँ पे 3 कर दिया है, बाकी सेम है, एन एफ इक्वल टू 4 5 6, ये क्या होगी, इंफ्रारेड रीजन से बिलोंग करेंगे, यानी पास्चन सीरीज की लाइनें इंफ्रारेड रीजन से बिलोंग करती है। और ब्रैकेट के लिए कहां से कहां पे आना है, किसी भी हायर एनर्जी स्टेट में चौथे में आना है, किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से चौथे में आना है, वो ब्रैकेट कहलाएगा। अब ब्रैकेट के लिए देखिए जो वेवलेंथ का फॉर्मूला हमारे पास ये है, बस एन आई बराबर 4 फिक्स हो गया, बाकी एन एफ बराबर 5 6 7 कुछ भी लिख दो। और ये भी क्या होती है, इंफ्रारेड सीरीज रीजन से बिलोंग करती है। लास्ट वाला क्या है, फुल सीरीज है, फुल सीरीज में सेम पांचवें में आएंगी लाइनें, कहीं से भी आ जाए पांचवें में, उसके लिए हमने क्या किया, ये वाला फॉर्मूला आपको लिख दिया। आई होप कि ये बहुत बढ़िया से आपको समझ में आएगा। एक चीज और जानिए, जो 2 से 1 में आएगी उसे कहेंगे एच अल्फा लाइन, जो 3 से 1 में आएगी उसे कहेंगे एच बीटा लाइन, जो 4 से 1 में उसे एच गामा, फिर एच डेल्टा, ऐसे ही यहाँ भी एच अल्फा एच बीटा एच गामा, है ना, हर जगह हम लोग यही कह सकते हैं। तो कभी कभी पूछेगा भाई आपसे कि लॉन्गेस्ट जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगा किस सीरीज की होंगी, किस सीरीज की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होंगी, तो किस सीरीज की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होंगी, तो इसके लिए हमने देखिए हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा ई बराबर एच सी बाई क्या लेमडा। डेल्टा ई बराबर जहां पे एनर्जी गैप क्या होगा, कम होगा, वहां पे वेवलेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। देखिए एनर्जी गैप क्या है, यहाँ पे कम है, इसमें कम है एनर्जी गैप, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एनर्जी गैप कम है, और यहाँ से किसी की भी फिलहाल एनर्जी गैप ज्यादा है। यानी कि जो लाइमन सीरीज की जो फर्स्ट लाइन होगी उसका जो वेवलेंथ होगा सबसे लॉन्गेस्ट होगा, और जो लास्ट लाइन होगी, लास्ट कौन सी है, इनफिनाइट से पहले में, तो इनफिनाइट से जो पहले में आएगी उसका वेवलेंथ सबसे कम होगा, सबसे शॉर्ट होगा, है ना। तो इसी तरह किसी का भी पूछेगा हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं अच्छे से। आई होप बेटा कि आपको ये चैप्टर बहुत बढ़िया से समझ में आया है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको चैप्टर बढ़िया समझ में आया है। बेटा न्यूमेरिकल नहीं करा रहे हैं, क्योंकि अगर आप लोग कमेंट करते हो, देखो अगर आप लोग चाहोगे तो मैं न्यूमेरिकल जरूर कराऊंगा, न्यूमेरिकल का वीडियो लेके आऊंगा, बट आपको कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि भाई मेहनत कर रहे हैं तो आपको रिस्पांस मिलना चाहिए हमको, ठीक है ना। तो इस चैप्टर को बहुत बढ़िया से तैयार करो, 5 से 6 नंबर का वेटेज रखता है, आसान चैप्टर है, बहुत मुश्किल नहीं है, डेरिवेशन कहीं कहीं है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करो, वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा क्या करो, शेयर करो, ठीक है। तो हम लोग इसी वादे के साथ कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, और चलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।